सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है मैं, और आज बहुत ही जबरदस्त मौसम हो सकता था, लेकिन कराची शहर का आज भी मौसम जो है वो इतना खुशहाल नहीं रहा। बहरहाल मैं हूं आपका होस्ट फ़हीम खान और मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली तलहा जतोई। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम, आज सुबह आपने हमें ज्वाइन किया। यकीनन जितने भी व्यूअर्स होंगे वो आज बड़े खुश होंगे, हैरान होंगे, परेशान होंगे। आज फ़हीम सुबह सवेरे 9 बजे लाइव बोल की स्क्रीन पर कैसे? ओह माय गॉड, नहीं मैं इसी टाइम पर आपके साथ काफी सुबह जो है वो हम गुजार चुके हैं। फिलहाल तलहा कराची वालों के साथ क्या हो रहा है? कराची वालों को ना पानी मिल रहा है, ना बारिश का पानी मिल रहा है। वो बेचारे इंतजार में हैं, वो बेचारे दुआएं कर रहे हैं बादलों को देख के कि बारिश की जाए, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। कराची के साथ ये हमेशा रहा है फ़हीम, एक रिकॉर्ड रहा है हमारा कि जब भी बारिश के बताया जाता है, पेशन गोई की जाती है, महकमा मौसमियात कहता है जी बड़ा तूफान आने वाला है, बड़ी बारिश होने वाली है, तो उससे चंद घंटे पहले हम देखते हैं कि बादल जो है ना वो यू टर्न मारते हैं, लेफ्ट टर्न ले लेते हैं, राइट टर्न ले लेते हैं और रास्ता बदल लेते हैं। इसकी एक बड़ी वजह जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, कराची की समुद्री हवाएं जो हैं वो उनको पुश कर देती हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज कर देती हैं। एट द सेम टाइम हमें ये भी मालूम है कि बलोचिस्तान में बड़ी बारिश हुई है, बड़ी तबाही हुई है। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान फरमाए। उम्मीद करते हैं कि इदारे हरकत में आए होंगे, जल्दी रिलीफ पहुंचा रहे होंगे, क्योंकि वहां पर रिलीफ की इस वक्त बड़ी जरूरत भी बहुत ज्यादा। और देखें, हमेशा यही बात होती है कि कराची वाले जब इंतजार करते हैं बारिश का, तो आप ये मत भूलें कि आपने तो थोड़ी देर नहा के घर चले जाना है, फिर पकौड़े खा लेने हैं, चाय पी लेनी है गर्मा गर्म। लेकिन बलूचिस्तान की जो हालत आप देख रहे हैं वो हम आगे फर्दर भी डिस्कस करेंगे और फुटेजेस भी आपको दिखाएंगे। लेकिन मसाइल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है फ़हीम, पूरी दुनिया में। 4 जुलाई अमेरिका में आजादी की परेड मनाई जाती है, आजादी का अमेरिका में जश्न मनाया जाता है 4 जुलाई को, और वो 14 अगस्त की तरह सेलिब्रेट करते हैं, और फिर पूरी दुनिया में ट्रैवल भी बड़ा बढ़ जाता है उनका। लेकिन वहां क्या हुआ? शिकागो में फायरिंग हो गई। 22 साल नौजवान छत पे खड़े होकर उसने गोलियां खोल दी हैं और उसकी वजह से 6 लोग मर गए, 30 के करीब जख्मी हुए। बताने का मकसद आपको यह है कि पूरी दुनिया में जो हालात हैं वो कुछ अजीब हो गए। अच्छा, एक और ताज्जुब की बात आपको बताऊं कि इस किस्म के नौजवान जब भी अमेरिका में निकलते हैं ना, वो टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते, वो मेंटली सिक होते हैं। हेडलाइन में आता है जी इज मेंटली सिक, ना वो एक्सट्रीमिस्ट आएगा ना टेररिस्ट। अगर मुसलमान होगा तो टेररिस्ट बन जाएगा। खैर ऐसा ही है। नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज और प्रोग्राम में बाकायदा बात करेंगे। पुरानी रिपोर्ट में 17, नई रिपोर्ट में 15। दुआ ज़हरा की उम्र फिर मुअम्मा बन गई। नई रिपोर्ट ने केस का रुख ही मोड़ दिया। अब नया अदालती फैसला दुआ की जिंदगी के रुख का तयन करेगा। कराची आने वाले बादल पहले बलूचिस्तान में बरस पड़े। तूफानी बारिश से कई अफराद की जिंदगियां चली गई, बहुत से जख्मी है। कोयटा के मनाजिर देखकर हर शख्स शशदर है। और महंगाई के तूफान में फंसे अवाम को रिलीफ देने का मिशन हैदराबाद के शहरी ने हर सब्जी 10 रुपए किलो में फरोख्त के लिए पेश कर दी। अनोखी दुकान पर खरीदारों का तांता बन गया। क्या बात है फ़हीम, क्या बात है, 10 रुपए की हर सब्जी। सर आपको अगर याद हो, एक जमाना हुआ करता था, एक रेडियो आती थी और आवाज आती थी, हर माल 10 रुपया, हर माल 10 रुपया, हर माल 10 रुपया। अच्छा जमाना, अच्छा जमाना, अच्छे दिन जो कि पता नहीं कब आएंगे, लेकिन गुजर चुके हैं, ये हमें मालूम है। वो होता था और खैर आज भी जो है वो उसी तरीके से चल रहा है। लेकिन आज एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो मैं बताना भूल गया था कि मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की आज सालगिरह का दिन 5 जुलाई, और वो अब हमारे साथ नहीं है। उनके लिए दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह पाक उनके लिए आसानी वाला मामला फरमाए। हमारे बड़े भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे उस्ताद गुजरे, तो अल्लाह पाक जहाँ भी वो हों खुश हों, सुकून से हों। आपको याद है हमारे जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, हमने कतरा कतरा जमा करके ये दौलत जमा की है कतर से। ऐसे ही है। इस वक्त हम वापस से हमारा मुल्क कतर की तरफ देख रहा है फ़हीम, क्योंकि कतर से हम LNG लेना चाहते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ताकि हम अपने गैस के पावर प्लांट्स चला सकें, बिजली का खसारा जो मुल्क में डाउन शॉर्टफॉल है उसको पूरा कर सकें। आर्मी चीफ ने विजिट किया था कतर को और फिर बताया था बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। जो तवक्को थी कि वहाँ से हमें LNG मिलेगी, और फिर बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जल्दी विजिट करेंगे। लेकिन ये भी एट द सेम टाइम रिपोर्ट्स आ रही हैं जो क्राइसिस इस वक्त गैस का दुनिया भर में है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो अगस्त तक तो हमें उनसे LNG मिलने की तवक्को नहीं है, लेकिन उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे LNG। अगस्त तक जो है बिजली का बुरा नहीं। ऐसा ही तरह जहां आपने जिक्र किया साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का, जो कि इस वक्त मुल्क में नहीं है, एक और शख्सियत MQM के सीनियर रहनुमा और काफ़ी अर्से से मुल्क से बाहर मौजूद बाबर
बाबर गौरी कल रात को अचानक कराची पहुंच गए, जिससे लोग बड़े ताज्जुब के शिकार भी हुए और कराची एयरपोर्ट पहुंचते ही नाजरीन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले बाबर गौरी साहब ने सिंध की जो है अदालत से अपने वालिद के ऊपर कायम मुकदमात में उनकी जमानतें हासिल कर ली थी, लेकिन खबर यह है कि कल जब वो वतन पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबर गौरी साहब पाकिस्तानी सियासत में एक अहम नाम, बिलखुसूस कराची और सिंध की सियासत में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स ऐसा होगा जो कि उन्हें ना जानता हो। इनके पास पोर्ट और शिपिंग की वजारत भी जो है वो रह चुकी है, पोर्ट और शिपिंग की वजारत थी, लेकिन फ़हीम उनका जो असल हम जानते हैं बिजनेस था वो डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, प्लॉटिंग, जमीनें, और उनके ऊपर फिर जो इल्जामात लगे वो यही लगे कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से ऐसा ही था, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के भी थे, पैसे यहाँ से वहां किए। शायद हुसैन हमारे साथ नुमाइंदा शायद बताएगा कौन कौन से केसेस हैं बाबर गौरी के ऊपर जिनके लिए उनको गिरफ्तार किया गया है, कितने अरसे के बाद वो वापस आए, और लग बज़ाहिर ये रहा था कि इदारे बड़े मुतहर्रिक थे और वेट कर रहे थे कि वो कब पहुंचेंगे। जी बिल्कुल तला, ये 2015 से जो है वो मुल्क से बाहर थे और 2 मुकदमात जिनका इनको मालूम था उसमें हिफाजती जमानत इन्होंने हासिल की थी सिंध हाई कोर्ट से, और इन्होंने कहा था कि वो जो ट्रायल कोर्ट है उसमें आके पेश हो जाएंगे। एक केस जो कराची की नैब अदालत में, दूसरा केस इस्लामाबाद में मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर दर्ज था। लेकिन कुछ देर पहले इनके वकील शबीर शाह, उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 2 मुकदमात जो इनको मालूम थे उसमें तो इन्होंने जमानत हासिल कर ली थी, लेकिन जो गिरफ्तारी डाली गई है उस हवाले से इनको अब तक ना फैमिली को बताया जा रहा है और इस वक्त कहाँ रखा गया है, किस थाने में रखा गया है उसका भी इनको नहीं मालूम। और उनका कहना था कि क्योंकि जमानत पर थे और अगर किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार भी किया गया है तो उस हवाले से इनको नहीं बताया जा रहा, इसलिए जो हुकाम है उनके खिलाफ तो इन अदालत की दरखास्त कुछ देर में सिंध हाई कोर्ट में दायर की जा रही है। दूसरा ये है कि अगर कोई मुकदमा उनके ऊपर था तो वो बताया कि नहीं गया। तो अब जो पुलिस सोर्सेज और दीगर जो सोर्सेज हैं उनसे मालूमात लेने की कोशिश भी की गई, लेकिन अब तक जो है वो ये किसी की जानिब से भी नहीं बताया जा रहा कि बाबर गौरी के ऊपर और ऐसा कौन सा मुकदमा दर्ज था जिस मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया है। 2 मुकदमात में जो पहले वो जमानत हासिल शायद मेरा एक सवाल है यहाँ पे, शायद मेरा एक सवाल है, आपने नाम लिया उनके वकील शबीर शाह, ये वही हैं जो नासिर हुसैन शाह साहब के बेटे साहबजादे? जी बिल्कुल, शबीर शाह साहब नासिर हुसैन शाह साहब के साहबजादे हैं, लेकिन प्रोफेशनल वकील है, क्योंकि वो प्रोफेशनल वकील है, तो लिहाजा वो इस केस में किसी की जानिब से भी पेश हो सकते हैं। लेकिन अब सूरत हाल इस तरह की है जिस तरह उनको भी इस बात का नहीं पता कि कहाँ रखा गया है, पुलिस अगर गिरफ्तार, मैं यही सोचने पर मजबूर हूँ कि उनको भी नहीं पता। तला साहब, मैंने उनसे ये सवाल किया था कि ये तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि आपकी सूबे में हुकूमत को रात को नहीं बताया जा रहा, तो फिर किसी और को कैसे बताया जाएगा? वो मेरे ख्याल में उनसे भी वैसी ही बातें छुपाई जा रही हैं जैसे जुबैर साहब जो हैं वो इस वक्त असद साहब से बातें छुपा रहे होंगे घर में। खैर ये माहौल भी चलता रहता है। फिलहाल ये बताइएगा कि जमानत के लिए अप्रोच आप नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं है कहाँ रखा हुआ है, और तला वैसे ये एक बड़ी कुछ सिस्टमेटिकली एरर इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, कि आपको ये भी नहीं मालूम कि आपको गिरफ्तार किस लिए किया गया है। यकीनन हमारे जुडिशल सिस्टम को रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत है, और जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं आएंगे इंसाफ नहीं मिलेगा। चाहे दुआ ज़रा का और केस ले लें, जिसके पास पैसा है, जिसके पास फारिग वक्त है, वही अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है इंसाफ के लिए। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, आप कैसे देखते हैं बाबर गौरी साहब को जो गिरफ्तार किया गया है रात को एयरपोर्ट से, और शबीर शाह उनके वकील कह रहे हैं कि हमें तो ये भी डिटेल्स नहीं मालूम कि कौन से केस में गिरफ्तार किया गया है, कहाँ लेकर गए हैं, आप क्या कहेंगे लगारी साहब? लेकिन उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात उठे, मुख्तलिफ किस्म के उनके ऊपर बहुत से केसेस उठे, लेकिन किस गिरफ्तार किया गया है इसका तो जाहिर है वही बताएंगे जिन लोगों ने गिरफ्तार किया है। और हमारा, जैसे आप कह रहे थे कि हमारा जुडिशल सिस्टम ऐसा है कि अगर एक शख्स पर अचानक कहीं से भी 50 केस बना दिए जाएं तो वो तो सारी जिंदगी इसके बारे में जानता फिरे कि मैंने ये जराइम कब किए हैं। लेकिन बाबर गौरी साहब के बारे में तो सब जानते थे, लैंड ग्रैबिंग का मसला था और जमीनों पर कब्जे और कई इदारों की जमीनें जो हैं, रेलवे की जमीनें और दीगर इदारों की जमीनें, वो बहरहाल उनका नाम लिया जाता रहा और उनके बड़े प्रोजेक्ट भी सामने आए। और उसके साथ साथ ये भी हुआ कि किस बात जो वो मुल्क में पहुंचेंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाए। और ऐसा भी होता है कि लोग आते हैं, यहाँ रहते हैं और उनके ऊपर इल्जामात भी होते हैं मगर गिरफ्तार नहीं होते।
ये दोहरा तरीक़ेकार है हमारे का कि वो मुकदमा साबित राइट लगाई साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। यकीनन जो बात मैंने भी कही थी, लगाई साहब ने हमें बता दी कि रेलवे और दूसरे इदारों की ज़मीनों पर कब्जे की बातें सामने आती रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वो पावर में थे वो दौर था जब कराची में चाइना कटिंग की टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई गई कि जो पार्क्स की एमिनिटी प्लॉट्स थे, जो दूसरे फलाही कामों के लिए ज़मीन मुख्तस की जाती थी, उन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई। और जिनके पास पहले छोटी सी गाड़ी होती थी, उनकी 3-3, 4-4 बिल्डिंग्स खड़ी हो गई और रातों रात दिन बदल गए थे। ये वो दौर था जिसमें इशरतुल इबाद साहब गवर्नर थे और वो अक्सर जो है इवेंट्स में जैसे 14 अगस्त 6 सितंबर को गिटार पर कौमी तराने की धुन बजाते हुए भी नजर आते थे। ये उनका शौक था। खैर इंटरेस्ट की बात है, तो ये दौर मैं लोगों को याद दिला रहा हूँ क्योंकि उनके पास ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें मौजूद थी। खैर कराची के मौसम पर बात हो रही थी तला जब हम शुरू में आए, और मौसम आज अबर आलूद होना था लेकिन बहुत ही शदीद धूप निकली हुई है। मुझे वो गाना याद आता है, धोखा धोखा। बारिश के साथ कराची वालों में जो धोखा होता है ना, हम हमेशा तैयारी कर लेते हैं, छतरी निकाल लेते हैं, अपने रेन कोट्स निकाल लेते हैं, पूरी तैयारी होती है, फिर हम इंतजार करते हैं बारिश आएगी। हमने बताया हुआ होता है मूसलाधार बारिश, रेन कैट्स एंड डॉग्स, और होता क्या है, बूंदा बांदी। इतनी सारी बूंदा बांदी हुई कल, ऐसा ही हो गया मेरा तो। हमारे नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कफील। देखिए कल जो बारिश हुई है उसमें जो है कि सिद्दीक गोड की बात करें, यूसुफ गोड की बात करें, बैरियर टाउन और गडाब के इलाके थे जहाँ सिर्फ बारिश हुई है, और बाकी जो शहर था वहाँ सिर्फ हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है। और यही वजह है कि आज भी महकमे मौसमियात का कहना यह है कि तकरीबन कोई दोपहर के बाद कराची में एक बार फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है, जो कि 2 से 3 रोज़ तक जो है वो बरकरार रह सकता है। अगर हम इस वक्त भी बात कर लें तो मैं सिर्फ फरीद हॉल से रिपोर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर इस वक्त जो सिचुएशन है कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ और हब्स है, और इस वक्त जो है वो हवा बिल्कुल नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो 27 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी सरजानी टाउन के अंदर, और इसी तरह जो है वो यूसुफ गोड, सिद्दीक गोड, गडाब और बहरिया के इलाकों में जो है वो बारिश देखी गई थी। तहम महकमा मौसमियात ने कहा है कि ये जो सिस्टम है बारिश बरसाने वाला, ये 2 से 3 रोज़ मजीद जो है वो बरकरार जो है वो रहेगा। और आज भी दोपहर के बाद ये कहा जा रहा है कि इम्कान है कि जो है वो कराची में बारिश होगी, लेकिन अब देख रहे हैं कि किस हद तक बारिश होती है और किस रफ्तार से जो कहा जा रहा है, इसलिए कि कराची वाले तो इंतजार ही कर रहे हैं कि बारिश होगी। अरे कफील किसी तौर पर मुझे ये बताइएगा, हाँ कफील एक सवाल ले लीजिए, मुझे ये बताइए कि आपकी महकमा मौसमियात के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बातचीत यकीनन होती रहती है और हो भी रही होगी। मुझे जरा ये बताइए, ये जो आपके फ़ोन में वेदर अपडेट आती है जो हर 1 घंटे बाद दिखा रहा है कि जी 90%, 100%, 80% बारिश है, जो कराची में हमने नहीं देखी, ना कल देखी ना आज देखी। अभी मेरे फ़ोन में बताया जा रहा है कि इस 1 घंटे में 80% चांसेस है बारिश के, और आप बता रहे हैं जौहर में इस वक्त सख्त धूप निकली हुई है। ये क्या डिफरेंशिएट, ये क्यों होता है, ऐसा फ़र्क क्यों है? देखिए जब इस हवाले से जो हमारे डायरेक्टर मेट ऑफिस है उनसे बात हुई तो उनके मुताबिक सिस्टम तो ताहाल मौजूद है, और वो अपनी जो तमाम जो उनकी अपडेट्स हैं उसके मुताबिक जो है तमाम चीज़ें मीडिया को जारी करते हैं। मौसम और जो इस हवाले से तमाम जो बारिशों का सिस्टम है वो ताहाल मौजूद है। लेकिन अब जो कल बारिश हुई है उसमें अगर हम बात कर लें तो पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर बारिश हुई है, उसके अलावा पूरा शहर जो है वो सिवाय बूंदाबांदी का इंतजार करता रहा, और बाज़ जगहों पर तो बूंदाबांदी भी नहीं हुई है। तो ये अब सिस्टम है जो कि 3 से 4 रोज़ मजीद जो है वो बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया। लेकिन अब देख रहे हैं कि बारिश किस हद तक होती है, किस किन इलाकों में होती है, और गरज चमक के साथ होती भी है या नहीं होती है। तो लेकिन अभी धूप बहुत ज़्यादा है, इस वक्त हब्स का जो है वो समय, और राइट बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कफील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे कराची के फरेर हॉल से, हमें बता रहे थे कि बारिश की तवक्को है। फ़हीम आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा, लेकिन आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इस बात से एक चीज साबित हो जाती है फ़हीम, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि हमारी दुनिया में एक पत्ता हिल नहीं सकता, परिंदा पर मार नहीं सकता, बारिश की एक बूंद गिर नहीं सकती जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म ना हो। मैंने एक बार इंटरव्यू किया था फ़हीम, कमरुज़्ज़मान शाह, नवीद कमर साहब के वालिद साहब हैं, एग्रीकल्चर से बहुत बड़े सिंध के, और उन्होंने कहा था कि एक किसान जो गरीब होता है, जो मुश्किल तरीन हालात में होता है, जिसका मुनाफा कम होता है, जो बड़ी टेंशन से लाइफ गुजार रहा होता है, उससे आप पूछो कि यार क्या हाल है, तो बोलेगा यार अल्लाह का शुक्र है। शहर में जो एक बंदा दुकान चला रहा होता है, बड़ी मुश्किल बिजली गैस के बिल भर रहा होता है, उससे पूछो क्या हाल है, बोलेगा बड़ी मुश्किल है। इसकी वजह बड़ी सिंपल सी थी कि किसान को मालूम था कि वो जो मौसम है वो मेरे रब के कंट्रोल में है,
और दुनिया में कोई चीज उसको हिला नहीं सकती सिवाय रब के, और जब रब हुक्म देता है तभी बारिश होगी, तभी उसका गंदम उगेगा। तो इस वक्त कराची वालों के लिए रब का हुक्म नहीं है। अच्छा, आपने जो सवाल पूछा बड़ा टेक्निकल था। सिस्टम के अगर आप मैप से देखेंगे ना ऊपर सैटेलाइट से, तो आपको बादल नजर आएंगे, ऐसा ही है। आंखों से देखोगे आपको धूप नजर आएगी। यही वजह, तो ये रब की बड़ी शान है। ये बेशक ये रब की शान है, और अल्लाह ताला के हर फैसले में कोई ना कोई मसलियत होती है। कराची में बादल नहीं बरसे, लेकिन कोयटा में बादल बरसे, और हमने देखा, आपको टेलीविजन स्क्रीन पर वो मंजर भी दिखा रहे हैं जो कि इस वक्त कोयटा का हाल है। अमूमन ये हाल कराची का होता है जब कराची में बारिशें होती हैं। यहाँ पर सेवरेज का सिस्टम नहीं है, प्रॉपर कोई इंतजाम नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब जब मेयर थे तो वो सबसे ज्यादा जोर इसी पे देते थे कि खुदा के वास्ते सेवरेज पे काम कर लीजिए, और उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त ये भी काम किया था कि डीएचए में उन्होंने एक सेवरेज की पूरी लाइन प्रॉपरली पूरे डीएचए के लिए जो है वो इंस्टॉल की थी, जो कि सी व्यू पे जाकर के समंदर में रोड के बीच में से जो गुजरती है, रोड के बीच में से गुजरती है। एटलीस्ट बारिशों के अंदर वो आपको थोड़ा सा गड़गड़ करते हुए फील तो आता है रोड पे, लेकिन अगर वहां पानी जमा होता है। इस वक्त 6 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे, तकरीबन 30 के करीब जख्मी हुए हैं। अच्छा, इससे वाज़ेह क्या हो जाता है? देखिए, हम ये जानते हैं कि क्लाउड बर्स्ट होता है, एकदम से कम वक्त में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, और मैं बिलाल भुट्टो साहब की नकल नहीं उतार रहा हूं। जब बहुत ज्यादा पानी आता है और मैनेजमेंट नहीं होती है, तैयारी नहीं होती है, इन्होंने नाले साफ नहीं किए होते हैं, नाले बनाए नहीं होते हैं कि मानसून के पानी के लिए जब बारिश। लेकिन तलहा, आपको नहीं लगता कि ये, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जिक्र किया कि ये सारी चीजें कंट्रोल में तो हमारे रब के ही हैं। जब आप सऊदीया का हाल देखते हैं, जब वहां बारिश होती है, इससे ज्यादा फ्लड होता है वहां पर भी सेवरेज का जो सिस्टम है वो दुबई 3 दिन के लिए बंद हो जाता है जब बारिश जी, ऐसा ही है। इसके अलावा अगर आप और गल्फ कंट्रीज की जानिब बढ़े, वहां पर सिस्टम इतना ही जो है वो बेहाल हो जाता है। जापान में जब बारिश होती है या अर्थक्वेक की वजह से कोई भी डिजास्टर होता है, लेकिन ऐसे लोग पानी में नहाते हुए आपको सिर्फ पाकिस्तान में मिलेंगे, ये आपको सऊदी अरब में देखिए, ये डिजास्टर्स मोमेंट में भी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और एडवेंचर कर रहे हैं। ये भी एक जज्बा, और ये बहुत खतरनाक है क्योंकि वहां बिजली के पोल भी हैं। और नाजरीन, ऐसा नहीं करना है। अगर कराची में बारिश हो तो, अगर कराची में बारिश हुई तो नाजरीन लेंगे एक वक्फे के बाद आपसे मिलेंगे दुनिया बोल है, मैं कहीं बताएंगे आपको बारिश हो रही है नहीं, ये वाली बारिश अगर कराची में पूछेंगे। ओ ये सब आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। कराची वाले हमेशा बारिश का इंतजार करते हैं, और बारिश की जगह उनको मिलती है सिर्फ बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात कहते हैं मूसलाधार बारिश होगी, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन चलती रहेगी, और हाय 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 क्या मजा आएगा। आप लोग तैयारी पकड़े और लोग पकोड़े बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, बूंदाबांदी शुरू होती है। फिर बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि अगर बारिश तेज होगी तो जाएंगे ना आएंगे, लेकिन होता क्या है, बारिश तेज ही नहीं होती है। एटलीस्ट अभी कराची एक ऐसा बहुत बड़ा शहर है, ये इतना बड़ा शहर है कि दुनिया के कई मुल्क इससे छोटे हैं। ऐसे में यहाँ के कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ तेज बारिश होती है, जो आउटस्कर्ट्स हैं, बैरिया टाउन, गडाफ, आपका सुरजानी, हिजरी, मेमार, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। लेकिन जो उसके सेंटर है कराची का, जो समंदर से करीब है, वहां पर कम बारिश होती है और वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं। फिर कंप्लेंट करते हैं, कहते हैं यार ये क्या मजाक था यार, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। महरूम रहते हैं कराची वाले नाजरीन। और आपको बताया चलें कि जिनसे सबसे ज्यादा गिला आपका रहता है, वो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, और डीजी मैट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आज जो है वो हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये बारिश क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम जी, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार साहब, कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त। सरदार साहब, हमने बचपन से सुना है सरफराज धोखा नहीं देगा, लेकिन ये वाले सरफराज साहब हमेशा धोखा दे रहे हैं कराची वालों को। बारिश नहीं हो रही है, कुछ लोग कहते हैं जी कि आप पकोड़े बनवा लेते हैं घर में बारिश का कह के, ये वजह ये आपने जरूर पढ़ा भी होगा, सोशल मीडिया पे बड़ा मशहूर हुआ था ये कि पकोड़े बनवा लेते हैं और फिर जो है बारिश नहीं होती है, क्या वजह है? हाँ, ये तो पिछले 3-4 साल से चल रहा है, वो लतीफा के साथ लोग दोहराते रहते हैं। What is the current situation? जी, कुछ वजह होती है। जैसे पिछले 3-4 दिन पहले आपने देखा कि जो एक बारिश देने वाला अच्छा सिस्टम सेंट्रल इंडिया से अप्रोच करता हुआ राजस्थान पर जब पहुंचा, तो वहाँ पर वो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया। अब ये एक तरह से अनएक्सपेक्टेड था कि वो यहाँ पहुंचकर उसने 2 हिस्सों में एक हिस्सा उसका अरेबियन सी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और दूसरा उधर रहेगा। तो जाहिर है उसकी स्ट्रेंथ पे कमी आ गई, तो फिर उसके मुताबिक हमने अपनी एडवाइजरी या फोरकास्ट भी चेंज की। वो जो बहुत ज़्यादा फ्लडिंग का खदशा था मुख्तलिफ शहरों में, वो नहीं रहा उसके बाद। और उसके बाद फिर जो फोरकास्ट चेंज की, तो उसमें ये कहा गया था कि जी मॉडरेट बारिश होगी ज़्यादातर इलाकों में, और किसी किसी जगह में आइसोलेटेड हैवी फॉल्स भी होंगे। और आपने खुद ही जिक्र किया कि कराची इतना बड़ा शहर है, तो कुछ जगहों में तो हैवी फॉल्स भी हुए।
इधर सुरजानी की तरफ उस मतलब 27-28 मिलीमीटर हुई, इसी तरह से 22-23 मेमार की तरफ हुई। तो वो जो नार्दर्न पट्टी थी उस पर तो ज़्यादा हुई, लेकिन इवनली आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई पूरे शहर पर। इसी तरह इंटीरियर सिंध की हम बात करें तो मीरपुर खास से 56 मिलीमीटर रिपोर्ट हुई है, उससे पहले सखर में 23-25 मिलीमीटर हुई है, और थरपारकर से 60-70 मिलीमीटर रिपोर्ट हो चुकी है 2 दिनों में। तो इस तरह से रहा कि वो सिस्टम के 2 हिस्सों में तकसीम हो जाने की वजह से जो उतनी ज़्यादा तेज़ स्पेल का। अच्छा सरफराज साहब, मेरे यहाँ पर एक सवाल ले लीजिएगा प्लीज़। आप वार्निंग जारी कर देते हैं, आप प्रेडिक्शन बता देते हैं, आप मौसम का हाल पहले से आप ये बता रहे हैं कि इतनी तेज़ बारिशें होंगी, क्या आपके ये बताने के बाद कोई एक्शन लिया जाता है इस पर? आपको अपडेट किया जाता है कि हाँ जी हम तैयार हो गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, इदारों की जानिब से, कि हाँ नालों की सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, ऐसी कोई कोऑर्डिनेशन है आप लोगों की? देखिए कोऑर्डिनेशन, खैर ज़ाहिर है हमारा काम तो ये है कि एडवाइजरी फोरकास्ट या अगर वो अलर्ट होता है या वार्निंग होती है तो वो इशू कर देना, वो हम कर देते हैं। जैसे ही हम देखते हैं सिनेरियो के जी अगले 3 दिन 5 दिन का इस तरह का बन रहा है तो वो फौरी तौर पर फिर ज़ाहिर है जितने मुतल्लिका इदारे हैं, खासकर उसमें PDMA ही सबका एक तरह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट वालों का वो होता है सूबाई लेवल पे, और नेशनल लेवल पे NDMA होता है। सबसे पहले उन्हीं को फोरकास्ट जाती है या एडवाइजरी या वार्निंग जो भी होती है, तो उसके मुताबिक वो आगे हिदायत दे देते हैं। उसकी कापी बाज़-औक़ात हमें भी भेजते हैं वो, तो उसमें यही कि जी जितने मुतल्लिका DCs होते हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी जिम्मेदारान हैं उन सबको वो कह देते हैं कि ये काम आपने करने हैं जो एहतियाती तदाबीर हो सकती है। अब ऑन ग्राउंड कितने होते हैं ये तो मतलब सही, तो सही। अब ये बताएं सरफराज साहब, अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? कराची वाले मजीद पकोड़े बनाकर उनको ठंडा होने के लिए रख दें या फिर वो सब्र का काम लें? आने वाले दिनों में क्या होने वाला है सरफराज साहब कराची में स्पेशली? जी देखिए अगले चंद दिन तो इसी तरह का है, कोई इतना बहुत हैवी स्पेल नहीं है। मतलब लाइट, कहीं लाइट और कहीं मॉडरेट इस तरह का ही है। आज भी आफ्टरनून में लाइट रेन कहीं कहीं हो सकती है, तो इसी तरह से अगले 2 से 3 दिन भी यही सिचुएशन रहेगी, क्योंकि वो सर्कुलेशन मैंने आपसे अर्ज किया ना कि समंदर में मौजूद है, तो उसकी वजह से अब क्लाउड्स दिन में तो यानी अगले 3-4 दिन सरफराज साहब सुबह को उठेंगे, धूप होगी, शाम तक ऑफिस में काम करेंगे और फिर हल्की बूंदाबांदी में घर वापस आएंगे। जी कहीं किसी इलाके में बूंदाबांदी और किसी इलाके में मॉडरेट स्पेल, इस तरह का ही दिख रहा है सिचुएशन। और ईद पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सेकंड स्पेल आना था वो भी गया सर? नहीं है तो इम्कान उसका भी है, लेकिन देखिए अब कितना तेज आता है ये तो जरा 1-2 दिन बाद ही वाज़ेह होगी बात कि कितना उसमें कितनी जान है, कितनी शिद्दत है। फिलहाल तो इतनी कोई बहुत ज्यादा तेज जिसे कहते हैं ना हैवी स्पेल नहीं लग रहा, लेकिन मॉडरेट टाइप ही है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपने कीमती वक्त हमें दिया और आपने वाज़ेह कर दी कि अगले चंद दिनों में कराची में लाइट रेन एक्सपेक्टेड है। सुबह को धूप में उठेंगे, फिर शाम को हल्की बूंदाबांदी में आप घर वापस जाएंगे। कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी, लेकिन जो बात उन्होंने सबसे मेरे लिए काम की बताई मुझे, वो क्या? थरपारकर में 60 से 70 मिलीमीटर बारिश पड़ चुकी है। थरपारकर में ओहो जबरदस्त। थरपारकर में जब बारिश पड़ जाती है फहीम, उसके चंद दिनों के बाद वहां पर वो जो रेगिस्तान है वो कंप्लीट ग्रीन हो जाता है और ऐसा खूबसूरत मंजर पेश करता है जिसकी कोई इंतहा ना हो। तो यकीनन मैं सोच रहा हूँ कि जून जुलाई की छुट्टियों में बच्चों को कहीं घुमाने लेके जाना था, थरपारकर कुड बी अ गुड ऑप्शन कराची वालों के लिए। वैसे आप लेकिन पेयर प्रेशर से आप दूर हैं, क्योंकि पेयर प्रेशर में अगर आप होते सोशल मीडिया के तो यकीनन पाकिस्तान से बाहर जाने की बात करते। नहीं, अल्लाह कभी हमें इस प्रेशर में ना लेकर आए। एट द सेम टाइम एक चीज उन्होंने बात की और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि कितनी कोऑर्डिनेशन होती है महकमा मौसम में आता दूसरे इदारों में। अर्बन फ्लडिंग के नाम पे फहीम सिंध गवर्नमेंट बजट रेस कर देता है। जब ये अलर्ट जारी करते हैं, सिंध गवर्नमेंट ने पैसे निकाल दिए कि हाँ भाई नाले साफ करें, ये साफ करें, वो साफ करें, और फिर उन पैसों के अंदर ही माशाल्लाह से सबको ईदी मिलती है। बस वही है जी, क्या कह सकते हैं। खैर, ईद से हमें याद आया कि जी ईद की तैयारियां चल रही हैं नाजरीन, और मंडी का जो है वो रुझान बहुत सारे लोगों का हो चुका है कि अब पहले लोग इंतजार कर रहे थे कि बारिश का स्पेल चला जाए फिर जानवर लाएंगे, लेकिन ये 2 दिन उनके वेस्ट हुए, बारिश आई नहीं, और अगर आई भी तो बहुत ही हल्की फुल्की आई है। लाहौर की मंडी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जासिर, उनसे बात कर लेते हैं और पता करते हैं लाहौर में इस वक्त क्या हालात हैं। जी जासिर। हेलो जी, बिल्कुल ईद उल फितर में अब चंद हेलो जी जी बोले 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 हेलो जी जी बोले जी, बिल्कुल बड़ी ईद में अब चंद रोज ही बाकी रह गए हैं, लेकिन अगर लाहौर की मवेशी मंडियों के आपको हाल बताऊं
तो हाल बहुत बुरे हैं, क्योंकि एक तो गर्मी लाहौर में बड़ी शदीद है, शदीद किस्म की हबस है, जिसकी वजह से जो गाहक तो मंडी में बिल्कुल नज़र नहीं आते, व्यापारी है वो भी थक हार कर बैठ जाते हैं। दूसरे महंगाई की वजह से बताया जा रहा है कि मंडियों में बिल्कुल रश नहीं है। लाहौर की जो मुख्तलिफ मवेशी मंडी लगाई गई, लेकिन तमाम जो मवेशी मंडी है उनमें यही सूरत हाल नजर आती है। हम सुबह से यहाँ पे मौजूद है, हमें कोई गाहक नजर नहीं आया, ना ही किसी ने बकरे के लिए, जानवर के लिए किसी व्यापारी से रब्ता किया हो, किसी से रेट की बात की हो, क्योंकि लोग बड़े कम हैं, व्यापारी हैं, उनका यही कहना है कि क्योंकि महंगाई में लोग बड़े बुरी तरह पिस चुके हैं। गुज़श्ता 2 से 2.5 माह में जितनी महंगाई हुई है वो शायद पाकिस्तान में इससे पहले नहीं हुई थी। शायद यही वजह है कि मंडियों में रश बिल्कुल कम है, लोग नज़र ही नहीं आ रहे, गर्मी की वजह से, महंगाई की वजह से। ये 2 बड़ी वजूहत है लाहौर की जो मवेशी मंडी है। लेकिन अभी क्योंकि 3 से 4 दिन रहते हैं, उसके बाद जो ईद कुर्बानी नज़दीक होगी। लेकिन अभी जो इन दिनों की अगर मैं बात करूं, आज की बात करूं, तो हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। लोग इसी तरह बैठे हैं, व्यापारी जो सोए हुए हैं, जानवर देखने के लिए है को नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये बताएं कि 50,000 रुपए में अच्छा बकरा दिलवाएंगे आप? सुना है कि अब 50,000 में बकरा भी नहीं मिल रहा आजकल कोई ढंग का। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये वाकई बिल्कुल ठीक बात है कि 50,000 में बकरा वाकई नहीं मिल रहा। अगर बकरा लेना है या अच्छा बकरा, थोड़ा सा अच्छा बकरा, क्योंकि अगर बिल्कुल ही जो इसकी हालत जिसकी ख़राब हो वो आपको 40 से 45,000 रुपये में मिलेगा। लेकिन अगर अच्छा बकरा लेना है, बच्चे क्योंकि जिद करते हैं कि अच्छा जानवर हो, यही बच्चों का मुकाबला होता है कि दूसरों से ज़्यादा अच्छा जानवर, उसके लिए कम अज़ कम आपकी जेब में 1 लाख रुपया होना चाहिए। 1 लाख रुपया लेके आएँ तो आपको 90,000 95,000 इस रेट में जो अच्छा बकरा मिलेगा। बल्कि अभी हम देख रहे थे यहाँ पे जो बकरे उन्होंने बताए, कोई थोड़ा सा अच्छा सेहतमंद बकरा था, वो कह रहा था कि 1,35,000 1,40,000 रुपये तक मिलेगा। लेकिन जो बिल्कुल ही जिसकी हालत ख़राब है, जिस कमज़ोर बकरा है, वो जो 35 से 40,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन वो बच्चे भी उसको पसंद नहीं करेंगे। और जी बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कहा। अगर आपने इनकी बात पर गौर किया हो तो ये बहुत ज़्यादा सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़ों में भी अब ये रुझान आ गया है कि हमारा जानवर अगले के जानवर से तगड़ा होना चाहिए। यकीनन बड़ा गलत रुझान है मेरी नजर में। कंपटीशन नहीं होना चाहिए, सूरत नीयत में यही होना चाहिए कि हम सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर रहे हैं। अगर ये नीयत ना रही और कंपटीशन शो ऑफ की नीयत रही तो बड़ा नुकसान उठाएंगे। वो कुर्बानी अल्लाह कबूल नहीं करेगा, बल्कि आपके अमाल आपके मुंह पर मार दिए जाएंगे। ये कुरान में लिखा है, तो अल्लाह ताला पर रहम फरमाए और इस नीयत को दूर फरमाए। लेकिन ये बताइए, अब मुझे समझ में आ गया, मैं काफी वक्त फहीम से जो है इस बात पे लड़ रहा था कि आप इस महंगाई के दौर में 2 लाख रुपए के बकरे कैसे ले आए। क्योंकि जब मुझे खबर मालूम पड़ी कि फहीम के घर पे लाख रुपए के 2 बकरे आ गए हैं, तो मैं भी परेशान हुआ और मैंने फहीम से पूछा कि फहीम, आप तो लाख रुपए के बछड़े लेकर आते थे, बड़े बड़े जानवर क्या लाख रुपए के आप बकरे लेकर आए? तो उन्होंने बताया हालात आजकल ऐसे ही हैं। लेकिन हमारे नुमाइंदे ने जो हमें रिपोर्ट दी है उससे मालूम पड़ गया कि आप एवरेज बकरे लेकर। मैं यही आपको बता रहा था कि भाई साहब हालात ऐसे ही हैं और इसी वजह से जो है वो ये आपको बड़ी महंगी। आप जरा निकले ना, आप अभी तक निकले नहीं है मार्केट में। आप वैसे क्या ला रहे हैं? ऊंट यार देखिए, हालात तो हिस्सा डालने वाले हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि दूसरे या तीसरे दिन हम जाके खरीदारी करेंगे, पैसे थोड़े से बचेंगे। महंगाई देखें, आप फ्यूल कॉस्ट देखें, आप किचन की कॉस्ट देखें, आप स्कूल फीस देखें, आप तमाम तर अशिया जरूरियात सर्वाइवल वाली। ये जो आपने बात की है ना फ्यूल कॉस्ट वाली, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो जानवर पे आ रहा है। क्योंकि जो 2,500 से 3,000 में जानवर आपको डिलीवर होता था घर पे, अब वो 8 से 10,000 में हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, उसका चारा फहीम, उसका जो खाने हैं, उसके चारा है, उसकी हर चीज मंडी में जो व्यापारी खड़ा हुआ है उससे आप पूछे तो सही कि वो कितने पैसे दे रहा है अपने जानवर को वहां खड़े करने के। वो जो ट्रक अंदर आता है उससे कितने लाख रुपए लिए जाते हैं। तो इट्स अ ह्यूज माफिया। अगर ये हमारा सिस्टम सही हो जाए और मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज थोड़ा साइड पे हो जाएं तो अवाम को सस्ती रिलीफ मिल सकती है। और ऐसे लोग हैं अल्लाह के बंदे जो अवाम को सस्ती रिलीफ और रहम खाकर उनकी मदद करने निकल रहे हैं। उनके बारे में हमने आज आपसे बात भी करनी है। एक बहुत ही जबरदस्त शख्स जो कि हैदराबाद में एक ऐसा मिशन चला रहे हैं जो अनबिलीवेबल है। जब हमें पता चला कि जनाब हैदराबाद में रहाब सिद्दीकी साहब हर सब्जी 10 रुपए किलो में बेच रहे हैं तो हमें बड़ी हैरत हुई। हम बहुत ज़्यादा ताज्जुब भी हुआ कि इस महंगाई के दौर में आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। तो हमने रोहाब साहब को अपने साथ शो में लिया है, हमारे साथ मौजूद हैं वो। अस्सलाम वालेकुम रोहाब साहब, बताइएगा कि ये कैसे मुमकिन है हर सब्जी 10 रुपए में, यानी गोभी भी, आलू भी और नींबू भी। वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया अपने शो में बोलने का और आने का।
अच्छा 10 रुपए सब्जी, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि हमने 1 किलो वाला सिस्टम अपना हटा के हमने 10 रुपए का एक पैकेट बना दिया था। ओके, पर पैकेट 10 रुपए का। अब उसमें सीन क्या था कि किलो के नाम में बहुत सारी चीजें नाप तोल करनी पड़ती थी और करना पड़ता, इसलिए हमने पूरे पैकेट बना के रखना शुरू कर दिया। आवाम का इतना जमे गफी होता था ताकि जल्दी जल्दी हम सर्व कर सकें सबको और सारी चीजें दे सकें। और साथ साथ आपको पता है कि इस टाइम पे महंगाई का जो दौर है, तो इस टाइम पे समझ लें कि महंगाई आसमान पे जा रही है और आवाम जमीन में धंसते जा रही है मुसलसल। और बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर हम लोग मुसलसल ये देख रहे हैं कि झंडे लग रहे हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन झंडों और पोस्टर पे लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं तेजी से, पानी के हिसाब से। तो बस ये सोचते हमने कहा कि हम भी कुछ खिदमत करें आवाम की। ऐसा ही है रोहब, बिल्कुल। और ये सब्जी ला कहाँ से रहे हैं? आप खुद फार्मर हैं, आप खुद क्या करते हैं? आप कोई एनजीओ हैं, आप कोई सियासतदान हैं? सर सब्जी तो हम डायरेक्ट मंडी जाते हैं सुबह में, अर्ली मॉर्निंग के, वहाँ से खरीदारी करते हैं, ठीक है। और मैं खुद जो है ना ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और कोई एनजीओ नहीं है। हम लोग, मैं और एक फारूक भाई हमारे साथ होते हैं, फारूक सिद्दीकी साहब, हम लोग 12 नंबर के रिहायशी रहे, तो हम दोनों यहीं से जहाँ प्लान हुआ, जब हमने देखा कि मुसलसल यहाँ पे झंडे लग रहे हैं और तमाम चीजें लग रही है, तो हमारे रात को बैठ के प्लान हुआ कि यार ये इतना लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आवाम को क्यों ना अवेयरनेस दी जाए कि इन झंडों से आपका जो है ना मुस्तकबिल नहीं बदलेगा। तो आप पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट जाने की वजह से सिर्फ आपका ये इनिशिएटिव था कि हम सब्जी जो है वो सस्ती बेचेंगे, इसमें आपका क्या, इसमें आपके लिए क्या पर्क क्या है आपका, मतलब आपको कोई एडवांटेज है इसमें, आपका कोई मुनाफा है, या आप ये एज एक सॉर्ट ऑफ एनजीओ की तरह ही आप ये काम कर रहे हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस? नो प्रॉफिट नो लॉस, हम काम इसी तरीके कर रहे हैं क्योंकि हमने कोविड के अंदर भी 75 दिन करा था, उस टाइम पे भी हमने 10 रुपए किलो बेची थी। इस टाइम पे कंडीशन कोविड से ज्यादा बदतर है। अगर आप देखें उस टाइम में महंगाई नहीं थी, लेकिन कोविड लगा हुआ था। इस टाइम पे महंगाई उरूज पर है और रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। और हैदराबाद के अंदर और दीगर शहरों के अंदर 9 बजे वाला सिस्टम भी लगा दिया गया है कि 9 बजे बाजार बंद कर दिए जाएंगे। तो अब आवाम कहाँ से कमाएगी? ना कमा रही है, ना बिजली है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल पा रही है, कारखाने चल नहीं रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है मोस्टली यहाँ पे हैदराबाद के अंदर, तो मजदूर को मजदूरी मिल ही नहीं रही है, तो वो कहाँ जाए लेने के लिए। और जो ये मुनाफाखोर लोग हैं वो सब्जियां स्टॉक करना शुरू कर दिए क्योंकि पता है कि नींबू, प्याज, टमाटर इस टाइम पे ये समझ लें कि जो ना सोने के भाव हो चुके हैं। ईद भी आ रही तो है। अब इन चीजों को हमने कोशिश करा कि इन चीजों को हम लाएं और 10 रुपए के हिसाब से हम बेचें। तो हमने प्याज, टमाटर, नींबू तमाम अशियां जो है ना 10 रुपए के हिसाब से बेची यहाँ पे लाके। और बस ये आइडिया किसी वजह से क्लिक हुआ था कि यार आवाम इस चीज से अवेयर हो सके कि यार की कंडीशंस क्या चल रही है और हम किस तरीके से फैसला लें। अच्छा रोहब, ये जो आपका पैकेट है, ये जो आपका पैकेट आपने बताया कि जिसमें ये सारी सब्जियां मौजूद हैं, इसकी कॉस्ट आप बता रहे हैं कि 10 रुपए है, आपको कितने का पड़ता है? सारी सब्जी की कॉस्ट हमने रखी है 10 रुपए, जिसमें हम एक अब पैकेट बनाते हैं जो जिसकी कॉस्ट होती है 100 रुपीज। उसमें 10 आइटम होते हैं, हर सब्जी का एक आइटम होता है। अब वो 10 आइटम्स का जब हम एक पैकेट बना के दे देते हैं, उस पैकेट को फिर हम आवाम को डायरेक्टली पैकेट एज इट इज डिलीवर कर देते हैं। Okay. वो 100 रुपए देते हैं हमें। और उस पैकेट का वेट क्या होता है अप्रोक्सीमेटली? आई थिंक डिस्टर्बेंस आ गई है, उनकी लाइन फ्रीज हो गई है, लेकिन थैंक यू रोहब, बहुत शुक्रिया। रोहब सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे और मैं खुद हैदराबाद का हूं तो इसलिए मैं कहूंगा जी हैदराबादी, बेहतरीन काम इस लड़के ने किया है। 10 रुपए में जो 100 रुपए का पैकेट ही तैयार कर रहे हैं वो आवाम को 10 रुपए में दे रहे हैं, जिसमें हर सब्जी की एक किस्म होती है। फहीम, ये वो जज्बा है हम पाकिस्तानियों में जो मैं नहीं समझता कि दुनिया में कहीं आपको मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, रोहब का जो है वो कनेक्शन वापस हमारे साथ जुड़ गया है और मैं रोहब से एक बार फिर यही जानना चाहूंगा कि मुझे बताइएगा रोहब, अभी तक एक चीज जो है वो क्लियर नहीं हुई कि आप कह रहे हैं आप एनजीओ नहीं है, ठीक, कोई फलाई इदारा नहीं है आप, लेकिन आप ये काम जो है वही कर रहे हैं जो कि एक फलाई अदारा करता है। तो क्या इन फ्यूचर आपने ये सोचा है कि आप और आपके जो पार्टनर फारूक साहब जिनका आपने अभी नाम लिया, आप लोग कोई ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहे हैं? नहीं, अभी तक हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई ऐसा सोचा नहीं है क्योंकि हम अभी अपने तहत कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इश्यूज और ज्यादा लोग ये सोचने लगते हैं कि शायद ये लोग जो है ना अपने पैसे खाने के लिए या अपना नाम बनाने के लिए चीजें कर रहे हैं। नहीं, फंड्स भी तो आते हैं ना फिर, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं तो इंटरनेशनल फंड्स। फिर उन फंड्स के साथ आपको कुछ तनकीदें भी सुननी पड़ती हैं जो कि यहाँ पे मशहूर है कि रोहब आप अकेले कितनी सब्जियां बांट लेंगे? सवाल तो ये भी है ना कि आपकी जेब में भी एक लिमिट होगी कि मैं इतनी सब्जियां बांट सकता हूँ या अनलिमिटेड है? नहीं, अनलिमिटेड तो नहीं है, हम भी अपने तौर पे कर रहे हैं, बिजनेस है, उससे जितने पैसे जनरेट हो पाते हैं हम उसमें कुछ प्रॉफिट का हिस्सा अपना साइड पे करते हैं और वो प्रॉफिट का हिस्सा हम इसमें लगाते हैं। तो कोशिश यही है, अभी तक एनजीओ का हमने कोई फैसला करा नहीं है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर हमारे अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी, हमें लगा कि लोग चाह रहे हैं, लोगों की डिमांड है, तो इंशाल्लाह फिर हम एनजीओ की तरफ कोई बढ़ेंगे ताकि इस काम को और ज्यादा बड़े पैमाने में कर सकें। अच्छा रोहब से मैं एक सवाल और तला मैं करना चाहूंगा रोहब से कि आपने अभी जिक्र किया था कि जी अब ये सब्जियां
3-4 जैसे प्याज, टमाटर, नींबू, ये सब्जियां आप सोने के भाव बिकने वाली हैं क्योंकि बकरीद आने वाली है, बहुत करीब है। और बकरीद में वाकई पिछले साल की भी अगर हम बात करें तो 600-700 रुपए किलो टमाटर हो गया था आराम से। आप किस तरह से अपने इलाके वालों को जिन्हें आप इस वक्त सब्जी दे रहे हैं बकरीद में कैसे रिलीफ देंगे? चलिए, जो हमारे जो सब्जी मंडी में एक भाई हैं जो हमारी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं, राशिद भाई, हमने उनको ये बोला कि अगर कोई इस तरह के पैकेट्स आते रहे वहाँ पे जो इकट्ठे कर रहे हैं उसमें आप हमें जो ना कुछ सब्जी साइड पे स्टॉक करवा के रखना शुरू कर दें अभी से, ताकि हम वो सस्ती सब्जी बेच सकें। और जो यहाँ पे जो मुनाफाखोर जितने भी होंगे वो क्या होगा कि जब वो देखेंगे सस्ती सब्जी बिक रही है तो उनको मजबूरन मार्केट के लिए सब्जी के रेट डाउन करने पड़ेंगे। इससे हम कोशिश करेंगे कि एक रिलीफ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पे आए, ताकि ये जो मुनाफाखोरी, अगर हम चाहते तो कोशिश तो ये सोचा था कि शायद पेट्रोल भी स्टॉक कर लें कि पेट्रोल के रेट नीचे आ जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, ये बताएं आप कितने पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन से दिन पे कर रहे हैं, हर रोज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा मुझे आइडिया दें। सर, रोजाना की बुनियाद पे हमारे समझ लें कि 600, 500 पैकेट्स इतने चले जाते हैं नॉर्मली, जो हमने काउंटिंग रखी है हमारी, जो हमें आइडिया है। उसमें फिर आटा भी होता है हमारे पास। लास्ट टाइम हमारे आटे के 200 पैकेट्स थे, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करे। जैसे हमें किसी ने डोनेशन दे दी कि आप चले आटा हमारी तरफ से है, तो हम अपनी जेब से भी कर रहे हैं। और कोई अगर आगे बढ़ता है तो हम उनको बोलते हैं आप कैंप पर आए, अपने हाथ से सामान रखो, अपने हाथ से दें, हमें आप कुछ भी ना दे। अच्छा, कोई टाइमिंग है आपके इस कैंप की? ये भी जरा तला के सवाल को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करूं, कोई टाइमिंग है? क्योंकि लोग सुन रहे हैं तो वो डेफिनेटली आएंगे आपके पास लेने के लिए सब्जी, तो कोई किसी स्पेसिफिक टाइमिंग में आप देते हैं, ये काम करते हैं, क्या है ये भी बताइएगा प्लीज। 5 बजे की टाइमिंग है। हमने आज और कल प्रीवियस यस्टरडे को हमने नहीं लगाया था क्योंकि कल भी बारिश हुई थी हैदराबाद के अंदर, और आज भी सुनने में आता बारिश हो सकती है, तो बस ये 2 दिन नहीं लगाया था। कल से हम वापस शुरू करेंगे और 5 बजे की हमने टाइमिंग रखी है। अब हम आती है 5 बजे से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, 5 बजे से आप स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद ये शुरू हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त। रोहाब, मैं एक सवाल आपसे जो है वो और करना चाहूँगा कि मुझे बताइएगा कि कुछ सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं, जैसे कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे नींबू जो है वो 1200 रुपए किलो तक कराची में बिका था। इसकी एवरेज कॉस्टिंग आप किस तरह से करते हैं? क्योंकि अभी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपकी जेब से पैसे लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। और तलहा का जब सवाल बहुत वैलिड था कि कब तक आपकी जेब से पैसे लग सकते हैं। एक वक्त आएगा जब आपकी जेब खाली हो जाएगी, तब आपको और आगे का सोचना है। तो ये कितना इस वक्त आप लॉस में जा रहे हैं या ब्रेक इवन पे? ऐसा ही है, प्रॉफिट तो करने नहीं चाह रहे ना, लेकिन कब तक लॉस बेयर कर सकते हैं? राइट रोहाब, थैंक यू सो वेरी मच। आई थिंक हमारे शर्बिन से वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं। रोहाब, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा इंशाल्लाह, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। और मुखैर हज़रात से भी मैं कहूंगा कि वो इस तरह के काम जरूर किया करें, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है और भूख एक ऐसी चीज है जो इंसान को कुफर पर मजबूर कर देती। मैंने नहीं कहा, नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इसीलिए एक भूखे को खाना खिलाना 100 मस्जिदें बनाने से बेहतर है। खुदारा अपने इर्द गिर्द आंखें खुली रखिए, देखते रहिए सोसाइटी में जो लोग हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं, आगे बढ़िए, मदद कीजिए, क्योंकि हकीकत यही है कि ये छोटा सा सब्जी का एक पैकेट ही उनकी जिंदगी में इतनी खुशियां ला सकता है, क्योंकि ये रोटी बहुत जरूरी है। ऐसे ही ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और दुआ जहरा जो हैं उनके मुताबिक बात होगी, क्योंकि उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है एज के हवाले से। यस, कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और जैसा कि आपको बताया था हमने ब्रेक पे जाने से पहले कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कौवा जो है वो बनाया जाता है, और हकीकत कुछ और होती है, आप तक पहुंचते पहुंचते कुछ और हो जाती है। तस्वीर का उमूमन एक पहलू आपको दिखाया जाता है, दूसरे पहलू से आप नावाकिफ रहते हैं। जब आपको पता चलता है तो फिर आप अपने स्टेटस को वापस नहीं ले सकते। इसलिए अपने व्यूज़, अपने क्लिक्स और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की बजाय अगर आप खबर की तस्दीक करने के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लें तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। हम ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तलहा, आपको नहीं लगता है कि सोशल मीडिया ने बहुत सारे केसेस की तरह दुआ जहरा के केस को भी कुछ ज़्यादा ही पार्टीबाजी के तरीके उठा दिया है? एक तरफ उसके प्रो हैं, एक तरफ उसके अगेंस्ट हैं।
पाकिस्तान में जो सहाफत होती है फहीम, बड़ी अजीब गरीब सी है। एक गाड़ी खड़ी की जाती है, एक रिपोर्टर उसके बोनट के पास खड़ा होता है, एक डिक्की के पास, एक पैसेंजर दरवाजे पे, एक ड्राइवर दरवाजे पे। 4 रिपोर्टर खड़े हैं, एक गाड़ी सेम गाड़ी है जिस पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और कमाल बात यह कि चारों अलग अलग रिपोर्ट्स पेश करेंगे और वो पूरी पिक्चर कभी भी नहीं दिखाएंगे। जैसे कि आपने कहा, अब हमारे मुल्क में इंसाफ का हुसूल सिर्फ उसके लिए मुमकिन है जिसके पास वसाइल हों, पैसे हों, रिसोर्सेज हों। जब तक कोई वकील जिब्रान नासिर, शब्बीर शाह, मोहसिन शवानी, जो बड़े बड़े आबिद जुबैरी हो गए, बड़े बड़े वकील हैं, जब तक कोई इनको हायर नहीं करता इनको इंसाफ नहीं मिलता। और जब इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? जब वो बड़े करोड़ों रुपए की फीस भरेंगे। सैडली हम ये देखते हैं मुल्क में जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिस तरह जर्नलिज्म को भी रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमारी जुडिशरी को भी रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि अदालतों में फैसले हो रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। अभी मैं कहूंगा कि देखें, दुआ ज़हरा के वालिदैन ने जितनी मेहनत, तगो-दो, हर जगह एहतजाज, प्रेस क्लब, ये अदालत, वो अदालत, यहां शोर वहां शोर, अगर ये नहीं करते, अगर जेडीसी इनके साथ नहीं खड़ा होता, अगर वो वीडियोस वायरल नहीं होती, तो किसी को मालूम ही नहीं होता दुआ ज़हरा कौन है, कब अपने घर से गायब हुई थी, फिर पता नहीं कहां गई। पुलिस ने एफआईआर बनाई, सी क्लास बना के खत्म कर दिया। इस वक्त भी आईओ यही चाह रहा था कि इसको सी क्लास बना के खत्म करे। मैं हैरान हूं अपनी पुलिस के ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर यकीनन कई सवालात उठते हैं, हमारी प्रोसिक्यूशन के ऊपर कई सवालात उठते हैं, लेकिन इसका जो इंपैक्ट हमारी सोसाइटी पे है फहीम, वो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आप अगर इस केस को दोबारा से स्टडी करें तलहा, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि वालिदैन की जानिब से जो बताई गई वो फिर साबित नहीं हो पाई। सीसीटीवी फुटेज की अगर हम बात कर लें तो वो कहीं से भी जो है वो क्लियर नहीं कर पाए कि जी अगवा हुआ है या अपनी मर्जी से गई है। और ये मामला अभी तक अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि वालिदैन अभी भी यही कह रहे हैं कि वो प्रेशर में है किसी के। और अस्मा वदूद जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, समाजी कारकुन है, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में जानेंगे। अच्छा अस्मा, बोर्ड ने यह बताया है कि डेंटल एज के हिसाब से अब जो दुआ ज़हरा है उनकी एज 13 से लेकर 15 साल तक है, और इससे पहले गालिबन 17 साल का जो है वो दावा किया गया था। अब ये केस किस जानिब बढ़ रहा है, किस तरह से देख रही हैं आप इसे? माइनर की शादी तो किसी भी प्रोविंस कंसिडर्ड अ क्राइम, और ये केस जिस तरीके से प्रोसीड हुआ है, जिस तरीके से इसको लेके आगे चला गया है, वो हमारी सोसाइटी के बहुत से एस्पेक्ट्स को उसने बेनकाब किया है। जहाँ वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी इनके वालिदैन को, इनके फादर को पर्टिकुलरली। इस किस्म का जब कोई वाकया किसी पेरेंट्स के साथ या किसी फैमिली के साथ हो जाता है, तो आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, आउट ऑफ सोसाइटी प्रेशर, आउट ऑफ अपनी एक इज्जत का एक वो जो हमने एक टैबू बनाया हुआ है, उसके साथ इन चीजों को एसोसिएट किया हुआ है, वो बात ही नहीं कर पाते। आसमा, माय क्वेश्चन टू यू इज, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी बच्चियां रोज घरों से भाग रही हैं, गायब हो रही हैं, लेकिन सारे जो वालिदैन हैं उनके पास ये वसाइल नहीं है, ये इस्तिताअत नहीं है कि वो वकील हायर करें, वो थाने के बाहर एहतजाज करें। हर शहर में जेडीसी नहीं है कि जाके उनके लिए आवाज उठाए। ऐसे में ना उनकी रिपोर्टिंग होती है, ना वो कभी बच्चियां मिलती हैं, फिर वो कार्टेल्स भी चल रहे होते हैं, बहुत कुछ इसके पीछे चल रहा है। इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर आसमा आप क्या देख रही हो? इसका इम्पैक्ट तो बहुत नेगेटिव है। ये जो जैसे हम अभी बात कर रहे थे इनके पेरेंट्स की फैसिलिटीज अगर हों भी, अगर आपके हैंड ये सब चीजें हों जिनकी हम बातें कर रहे हैं, तब भी हमारी सोसाइटी के टैबूज पेरेंट्स को रोक देते हैं, हैम्पर कर देते हैं कि वो इस परसूट में जाएं। मैं तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ ज़ारा के वालिद को कि उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की। वो जिस सोसाइटी जैसे एक क्लास को बिलोंग करते हैं, उस क्लास के अपने टैबू, अगर हम उनको ये इस परसूट में बहुत उन्होंने रोका होगा। हालांकि उनके पास सारे शायद फैसिलिटीज अवेलेबल थी, सारे उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे, उन्होंने उसे मोबिलाइज किया, लेकिन उसे मोबिलाइज करने के लिए जो करज चाहिए ना, वो हमारी सोसाइटी हैम्पर कर देती है, रोक देती है। हमारे पेरेंट्स में वो रिजिलियंस ही नहीं होती कि हम इस चीज को अब कैसे परसूट करें। और अगर हमारी एक नेगेटिविटी हमारी सोसाइटी में ऐसे है कि अगर दुआ ज़ारा को अल्लाह सेहत लंबी जिंदगी दे, बच्ची है अभी, उससे अगर एक मिस्टेक हो गई लाइफ इन फ्रंट ऑफ हर, मगर अल्लाह मियां माफ करेगी, अगर गैरत के नाम पे कत्ल का कोई केस होता तो उससे पूरी दुनिया में हाईलाइट हो रहा होता। ऐसा ही है जी। लेकिन दुआ ज़ारा के फादर इज लाइक ही इज एन अनसंग हीरो। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा अस्मा। लेकिन एक अगर आप वर्जन ये हो गया है सोसाइटी का, अगर आप दुआ ज़हरा की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि दुआ ज़हरा के वालिद ने किसी की भी परवाह नहीं की, दुआ का ये कहना है कि उनके वालिद ने उनकी भी परवाह नहीं की, और दुआ ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी उन्हें मनाने की, लेकिन वो किसी सूरत माने नहीं, जिसकी वजह से जो उन्होंने कदम उठाया नहीं उठाना चाहिए था, इसके हम सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन उनका वर्जन ये है, उनका वेरिएंट ये है कि उनके फादर जो हैं
वो एक अच्छे फादर नहीं है? देखिए जी, बच्चे जब इवॉल्व हो रहे होते, जब हम बड़े हो रहे होते, जब हमारी एक ग्रोइंग एज थी, क्या हम अपने पेरेंट्स के सारे डिसीजन से 100% एग्री करते थे? नहीं। टीनेज में हमें कभी भी ये नहीं लगा कि हम एक कैद में हैं, या हमारी जिंदगी को रोका जा रहा है, या हम जो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, या मैं वो उन ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सक रही जो मेरे हैं। ये हर बच्चे की एवोल्यूशन का एक हिस्सा है। पेरेंटिंग का स्टाइल मुख्तलिफ हो सकता है। आप इतना मार्जिन पेरेंट्स को दे सकते हैं कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को ग्रूम करते हैं, किस तरह से उन्हें ओरिएंट करना चाहते हैं। हाँ, एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए हमारे पास। ये भी एक हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि हमारे पास कोई स्टैंडर्डाइज क्वांटम नहीं है जिसमें हम पेरेंटिंग को एवेल्युएट कर सकें, जैसे कि बाहर होता है, यूके यूएस वगैरह में है। इस डायरेक्शन में हमें काम करना है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को मार्जिन हमारी सोसाइटी में ये मिलना चाहिए कि वो अपने बच्चों को किस तरह क्राफ्ट करते हैं। और एक 13-14 साल की बच्ची की यकीनन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, दुनिया के साथ एक्सपोजर, दुनिया को समझना, वो उस मुताबिक नहीं है कि वो अपने साथ होने वाले सही और गलत का फैसला वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं। तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो समझाएं। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है अस्मा, और ये हमारे पास एक इस चीज़ का बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक लैक ऑफ सोसाइटी कह लीजिए या सिस्टम कह लीजिए कि हमारे पास इस चीज़ का कोई हल नहीं। अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक 7 साल का बच्चा 911 कॉल करता है और कहता है मेरे अब्बू ने मुझे मारने की कोशिश की है जी, थप्पड़, सिर्फ थप्पड़ मारने पर वो कंप्लेन करेगा और 2 ऑफिसर आके उसके वालिद को ये काउंसलिंग करेंगे। ना सिर्फ काउंसलिंग बल्कि अगर ज्यादा कोई इंपैक्ट हुआ, थप्पड़ मार दिया, अरेस्ट भी हो जाएगा। ये हमारी वेस्टर्न सोसाइटी का लॉ है जिसे हम जबरदस्ती अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बेहतरीन सिस्टम बनाया जा सकता है जिसमें वालिदैन और बच्चों को मिलजुल के काम करना चाहिए। जैसे कि दुआ ने कहा कि उन्होंने जान से मारने की धमकी दी उनके वालिद ने, अब ये नहीं पता दुआ को या जिससे उन्होंने शादी की उसे, पर यह भी एक मीडियम होना चाहिए जिसके जरिए वालिदैन और बच्चों के दरमियान का जो गैप है, जो एक्सट्रीमिज्म है दोनों साइड से, वो कम किया जा सके। और ये कैसे किया जाएगा अस्मा? देखिए जी, बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोसाइटी बहुत इवॉल्व हो रही है। और आप जो एक मेंशन कर रहे हैं ना कि वेस्ट में जैसे कि एक बहुत ही रिजिड सिस्टम है, उसके फ्लॉज तो वेस्ट ने खुद ही आइडेंटिफाई कर दिए हैं। वहां पे इसका क्रिटिसिज्म और इसका पूरा का पूरा एक इसके एंटी एक मूव चलती ही रहती है, वो कंसिस्टेंट है। आप उसके बारे में फिल्में भी देखते रहते हैं और आर्टिकल्स भी आते रहते हैं। दे हैव लाइक उन्होंने अपनी सिस्टम का पूरा एक्सरे कर दिया। तो हमारे पास एक ब्लूप्रिंट अवेलेबल है कि उसके मुताबिक हम अपना एक कुछ ऐसा क्वांटम डिफाइन कर सके कि हम इन चीजों को जज कर सकें। दूसरा, आपने कहा कि ये पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में गैप कैसे बढ़ेगा। जैसे जैसे एजुकेशन हमारे उसमें पेनिट्रेट कर रही है, लोगों में एक अवेयरनेस आ रही है। ये वाला केस भी एक अलग तरीके से लोगों को इससे जो जोड़ा, एजुकेट किया है। जो डिफरेंस बच्चों के दरमियान में और पेरेंट्स के दरमियान में आ रहा था, तो अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मैं इसको कहूंगी, वो अब उसके बारे में लोग कॉन्शियस होने लगे हैं, अपने बच्चों से चैनलाइज करने लगे, उनसे कनेक्ट करने लगे। जितना ज्यादा अपने बच्चों से आप कनेक्ट करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनकी लाइफ में इन रहेंगे, ये नहीं है कि उनकी लाइफ को कंट्रोल करें, उनकी लाइफ में इन रहेंगे, इस किस्म के मामलात खत्म होते चले जाएंगे। मैं समझती हूँ कि हमसे पहले वाली जनरेशन वो जैसे अपनी लाइफ को बताते थे कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट, फिर अब हमारे बाद वाले ये बच्चे जो आ गए हैं, इनकी लाइफ एक और तरीके से हाईजैक हो गई है टेक्नोलॉजी की। तो जैसी लाइफ हमने गुजारी है, जिसमें टेक्नोलॉजी की इंटरनेट पेनिट्रेशन शुरू हुई थी और पेरेंट्स भी दे वर लाइक ऑलमोस्ट लाइक वो एक उसमें एजुकेशन भी आ गई थी और वो एक स्टेबिलिटी भी आ गई थी, उसमें हमारी कंडीशंस भी एक थोड़ी बेहतर थी, तो स्ट्रेस लेवल भी कम था। हम लोगों ने जो जिंदगी गुजारी है उसको भी रेप्लिकेट किया जा सकता है, यकीनन कंपैरेटिवली लेस फ्लॉड। राइट। चीजें हम जब अपने सोसाइटी में देख के समझ के, देखिए सोसाइटी इवॉल्व करती है अंडरस्टैंडिंग से, देखने से, डंडे से नहीं। इन चीजों को हम देख के जब रेप्लिकेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इन पे बात करेंगे, यही हमारे मौजू होंगे इंटरेस्ट के, तो उस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व होगी, उस तरीके से ये चैनल दोबारा रीबिल्ड। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिससे मैं थोड़ा सा अग्री नहीं करूंगा, क्योंकि हमने नोट किया कि हमारी एवोल्यूशन बड़ी अजीब सी है। हाँ, हम भूल जाते हैं
ज़ैनब का केस सामने आता है, हम कहते हैं ओ जी हमारी बच्चियों के साथ ज्यादती बंद करो। ज़ैनब का केस हम यूं भूलते हैं और फिर कई 100 बच्चियां उसके बाद ज्यादती का शिकार बन जाती हैं, कोई शोर नहीं उठाता। अब दुआ ज़हरा का केस हुआ, आवाज उठी, इनके वालिदैन ने परसू किया, शोर मचाया, तो जी इतना कुछ हो गया कि जी सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई, वरना तो एक गरीब आदमी सिटी कोर्ट से आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो मेरी नजर में इस वक्त हमारी सोसाइटी इवॉल्व नहीं कर रही है, वो आगे नहीं बढ़ रही है, हमारी सोसाइटी से पीछे पड़ रही है। वुड यू एग्री विद इट? बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ ना कि जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने कंपैरेटिवली बेहतर जिंदगी गुजारी जिस तरह हमारी अब जनरेशन गुजार रही है। आप बिल्कुल, मैं इस बात पे एग्री करती हूँ, इस बात पे तो कोई दो राय है ही नहीं। हम लोगों ने एक सडन बैक गियर लगाया है जिसपे हम कंटिन्यूअसली जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा वदूद साहब हमारे साथ मौजूद थी, सोशल एक्टिविस्ट थी, और उन्होंने एग्री किया सोसाइटी इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम फहीम पीछे जा रहे हैं। और एक चीज और नोट की होगी फहीम आपने, इंटरनेट की कनेक्टिविटी ने प्रॉब्लम्स जहां कम होने चाहिए थे, जब एक्सपेक्ट किया, क्योंकि इंटरनेट वो छुरी है जिससे आप खाना भी बना सकते हो और जान भी ले सकते हो। ऐसा ही है। तो उस इंटरनेट की कनेक्टिविटी ने जो यंग कच्चे दिमाग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो पूरा वक्त स्क्रीनों में लगे हुए हैं, जो दुनिया भर में लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसा ही है, उनको करप्ट कर दिया है। बच्चे बागी ज्यादा हो रहे हैं, माँ बाप की सुन नहीं रहे हैं। जो आप वाली बात थी कि वो बच्ची ये कह रही है कि मेरा बाप बड़ा जालिम है, मेरी माँ बड़ा मुझे जुल्म करती है, तो ये इसकी एक बड़ी वजह ये है कि जब वो घर की मुर्गी दाल बराबर, जो बाहर की दुनिया देखते हैं तो बाहर वाला उनको लालच दे रहा होता है कि आए मैं आपको ये दूंगा, वो दूंगा, ये जिंदगी दिखाऊंगा, वो जिंदगी दुनिया भर में घुमाऊंगा, और घर पे उनको दाल खानी पड़ती है, माँ बाप का गुस्सा देखना पड़ता है। माँ बाप उनसे प्यार करते हैं तभी उनको डांट रहे होते हैं, उनको सीधा करना चाह रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त इंटरनेट की कनेक्टिविटी ने बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट, और ये बड़ी रिपोर्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स हैं कि इंस्टाग्राम की वजह से टीनेज लड़कियों को अपने जिस्म से प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। ऐसा ही है कि हम बदसूरत हैं। स्नैपचैट आपके सामने इसकी एक जिंदा मिसाल है। ये एक ऐसी ऐप है जो कि आपको, अगर आप चबी हैं, अगर आप फैटी हैं, तो वो आपको पतला करने के फिल्टर्स देता है, अगर आप सांवले हैं तो गोरा करने के फिल्टर्स देता है। ये इसकी एक वाज़ेह एग्जांपल है कि पूरा सॉफ्टवेयर मौजूद है जो कि आपको ये बता रहा है कि आप बदसूरत हैं और खूबसूरत आप लग सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर से। नाज़रीन, इस पर मजीद भी हमें काम करने की जरूरत है क्योंकि बातें बहुत हो गई हैं। फिलहाल हम ले रहे हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद जब आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में नाजरीन, और आपको बताएंगे एक चौंका देने वाला टैलेंट हम आज आपके साथ शेयर भी करेंगे। और आपको बताएं एक इंजीनियर हैं ये उमैर शाहिद, जो कि चाइनीज जुबान के बेहतरीन सिंगर हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इनका ताल्लुक साहिवाल से है, लेकिन ये चाइनीज जुबान के बेहतरीन सिंगर हैं। ये किस तरह से आपने सीखी, शौक था या पावर प्लांट पे काम जब आप कर रहे थे अपने कलीग्स के साथ तो कोई प्रेशर था, वो समझते नहीं थे, आपने इस वजह से चाइनीज सीखी और फिर गाना शुरू कर दिया? जरा हमें बैकग्राउंड स्टोरी बताएं इसकी प्लीज। जी, मेरा नाम उमैर शाहिद है और मैं 5 साल से साहिवाल पावर प्लांट पे एज इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ, और चाइनीज के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन है मेरा, वर्किंग बहुत अच्छी है, इनकी बिहेवियर बहुत अच्छा है। उधर रहते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक चाइनीज जुबान में इनको एक गाना डेडिकेट करूं, गिफ्ट करूं। तो इस चाइनीज गाने में आपने क्या बोला है? कोई मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं? क्या क्या एक ट्रांसलेशन तो करें, एक शेर पढ़ के जरा उसकी ट्रांसलेशन भी बता दें ताकि पता चल जाए। थाई थाई समझ में आया था हमारे। ये चाइनीज सॉन्ग बेसिकली पाकिस्तान और चाइना के फ्रेंडशिप पे है, उनका बाहमी ताउन आपस में, उनकी इकट्ठे मेहनत जोग्राफियाई लिहाज से भी, और उनके रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए मैंने ये गाना बनाया। तो अब मुझे लग रहा है पावर प्लांट की नौकरी छोड़ के सिंगर बन जाएंगे चाइना में। नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल से अपने म्यूजिक पैशन को कंटिन्यू किया हुआ है, जॉब के साथ भी। अच्छा, जबरदस्त। तो चाइना जाना हुआ है आपका कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चाइनीज लीडर्स की तरफ से ऑफर मिल रही है। कहाँ से ऑफर है यार? वुहान? ये बीजिंग। अच्छा, बीजिंग जाने। तो कब का प्लान है आपका? कब जा रहे हैं आप? कोई कॉन्सर्ट वगैरह प्लान कर रहे हैं? कोई गैदरिंग, कोई इस तरह से एम्बेसी वगैरह में कोई रखेंगे आप गेट टुगेदर? होपफुली दे आर थिंकिंग अबाउट स्कॉलरशिप, ताकि मैं कुछ स्टडी भी साथ कंटिन्यू कर सकूं और इसके अलावा मैं अपने म्यूजिक करियर को भी साथ चला सकूं। तो अब नए गाने कब तक रिलीज कर रहे हैं? एल्बम कब आ रहा है आपका? अब तो पूरा आपको 10-12 गाने बनाने चाहिए और फिर जाके ना वहाँ पे कॉन्सर्ट्स करने चाहिए चाइना में। इस वीडियो के वायरल होने के बाद तो मैं डेफिनेटली एक
चाइनीज और उर्दू का एक मिक्सचर सॉन्ग आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। दैट विल बी वेरी ग्रेट थिंग। नाइस। इसके बोल मैं आपको कुछ सुना देता हूँ। सुनाए सुनाए सुनाए। ये आने वाले गाने के हैं या इसी के? 有时比我更了解你，太多太多不容易，磨平了岁月和脾气，时间转眼就过去，在身后不散的演戏。इसका बेसिकली ये है कि brothers from so many years we are together, we are different from other countries। मतलब पाकिस्तान चाइना मिलके वर्किंग करते हैं, आसमान की बुलंदियों को छू लेंगे, ब्रदर्स हैं। तो ये थाइतो थाइतो का मतलब क्या होता है यार? इट साउंड्स गुड, ये बड़ा कैची वर्ड लग रहा है मुझे। थाइतो 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 इसका क्या मतलब है? थाइतो थाइतो का मुझे ये वर्ड्स मीनिंग नहीं आता इसका, लेकिन मैंने इसका इंग्लिश सबटाइटल उधर दिया है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये इंग्लिश सबटाइटल है। थाइतो थाइतो वेरी गुड। इसकी वीडियो मैंने एडिट खुद की और मेरे साथ मेरी म्यूजिक टीम ने काम किया। उस्ताद म्यूजिक ने और उमर शकील ने, दे आर वेरी ग्रेट पर्सन्स विद मी, मेरी टीम में। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आप म्यूजिक कैरियर को भी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं बीजिंग, अगर आपको जाना होता है। सिंगर बनने वाले हैं, छोड़ देंगे पावर प्लांट बहुत जल्दी। मुझे ऐसा ही है क्योंकि बीजिंग में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं म्यूजिक के लिए। चाइना में मेरा सॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह काफी वायरल हो रहा है, काफी ग्रुप्स में देखा जा रहा है और सुना जा रहा है इसको। तो इसके अलावा मुझे चाइनीज एम्बेसी की तरफ से भी ऑफिशियल ट्वीट की सूरत में एक ऑनर मिला। क्या बात है। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू चाइनीज एम्बेसडर। क्या बात है जी, बहुत खूब। जब भी आप चाइना जाए, हमारी आपसे गुजारिश है, आपने चिमकादड़ यानी बैट नहीं खाना है, उसका सूप लीजिए। मेरे लिए, मैं बिलोंग करता हूँ सियालकोट से और मेरे सिटी के लिए और मेरे पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया इस स्टेज पे आने का। वाह वाह। सियालकोटियों की क्या बात है भाई। साहिवाल है साहिवाल, सियालकोटियों की भी क्या ही बात है, लेकिन ये तो साहिवाल है और बहुत ही जबरदस्त। बिलोंग करता हूँ सियालकोट से। जी जी जी, बहुत शुक्रिया उमर, अपना बहुत ज्यादा। सर, थाइतो 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 क्या मतलब होगा थाइतो थाइतो का? इसके लिए चाइनीज सीखनी पड़ेगी भाई। कोई बताओ हमें थाइतो थाइतो का मतलब। अब चाइना की बात हुई है तो आपको बताएं कि चाइना में चींटियों का सूप पिया जाता है। जी हाँ, छिपकलियां, कीड़े मकोड़े। अच्छा, वो कहते हैं चींटियों का जो सूप है ना, वो आपके लिए एक हर्ब का काम करता है एंड इट्स हेल्दी सूप। ये इनके लिए डाइट नहीं है यार। 2 चूंटी के सूप लेकर आना फहीम के लिए भाई। वो तो पता नहीं कब आए। चूटियां जो है वो बिजी हैं, चूटियां जो है वो गई हुई हैं इस वक्त ज्वेलरी जो है वो चुराने के लिए, और उसकी एक वीडियो भी वायरल हुई है और वो इस काम में मसरूफ हैं जो कि कुछ अर्से पहले तक इंसान बंदरों से करवा रहे थे, अब चूटियों से हो रहा है। ज्वेलरी चुरा रही हैं। ज्वेलरी चुरा? जी हाँ, एक चेन जो है वो चोरी करते हुए बेचैन हो गई हैं और आपको दिखाते हैं ये चोरी करने वाली चींटियां जो कि बड़े, ये देखें आप, ये चेन लेकर के जो है वो बेचैन कर रही हैं किसी को। और गोल्ड चेन है ये, आपको पता है? गोल्ड चेन है? जी हाँ, ये 24 कैरेट। 24 कैरेट की ज्वेलरी बन नहीं सकती एक्चुअली, 22 कैरेट एटलीस्ट, क्योंकि 24 कैरेट बहुत ही ज्यादा प्योर फॉर्म होती है गोल्ड की, सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट होने की वजह से आप उसकी ज्वेलरी नहीं बना सकते। सो यू हैव टू मिक्स इट विद ब्रास। ओके। और कहते हैं पाकिस्तान में प्योर गोल्ड नहीं मिलता। पाकिस्तान में प्योर गोल्ड मिलता है, पूरी दुनिया में प्योर गोल्ड मिलता है क्योंकि गोल्ड के लिए लेबोरेटरीज मौजूद हैं, आप लैब टेस्ट करवा सकते हैं। लैब टेस्ट? जी, गोल्ड का। अच्छा जी जी, लेबोरेटरीज मौजूद हैं, आप अपनी ज्वेलरी को टेस्ट करवा सकते हैं। चूंटियों से आप लेकर आएंगे, टेस्ट करवाएंगे? कुछ भी हो सकता है जी यहाँ पर। अगर ये क्लेम करती हैं चूंटियां तो हम इन्हें टेस्ट करवा सकते हैं। वैसे तला क्या लगता है आपको, ये ट्रेंड है या हादसाती तौर पर? वो साथ-साथी तौर पर भाई आप भी ना जुल्म कर देते हैं बाज़ वक़्त। नहीं, मैं आपको पता नहीं है हमारे। अच्छा ये बताइए, बैकग्राउंड आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कोई पहाड़, कोई पत्थर, कोई इस तरह की चीज है। ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ये चेन गिरी है या ब्रेसलेट है और गिरने की वजह से चूटियां उठा के ले जा रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारे पास न्यूज रिपोर्टर्स ऐसे भी हैं, हमारे चैनल पे नहीं लेकिन हैं, जो कि चूटियों के आगे माइक करके उनका बीपर भी ले सकते हैं। ये क्वालिटीज हैं। आएंगे आपकी चूटियों से बात कराते हैं। हाँ भाई, चूटी आपको कैसा लग रहा है? पाकिस्तान में जर्नलिज्म का जो हाल है, इट वोंट बी अ बिगर डील। हमारे यहाँ जो सहाफत हो रही है, चूंटी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, बैल हो, बकरा हो, मंडियों से बीपर्स हो रहे होंगे, यकीनन आप देखेंगे सब बातें करते हैं, सब बोलते हैं, क्योंकि हमारा माइक ही ऐसा है। ऐसा हमारा मीडिया का, हाँ, जर्नलिस्टिक माइक बिल्कुल ऐसा ही है। और माइक की जो ताकत है वो आपके सामने ही है नाज़रीन, और तलहा इससे शायद एग्री करें या शायद ना करें, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कोई भी पहलू दिखा सकते हैं। अगर आप चाहें कोई मस्बत पहलू दिखाना किसी चीज का, आपके हाथ में पावर है। अगर आप चाहें मनफी पहलू दिखाना, इसकी पावर भी आपके हाथ में है, क्योंकि ये जो फोन आपके पास मौजूद है, अब ये माइक से बहुत ज्यादा
ताकतवर हो चुका है। जी हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और अब आगे बढ़ते हैं कुछ अब, और मेरे ख्याल से आपके लिए कुछ सितारों का हाल भी रखा है प्रोड्यूसर साहब ने। अरे वाह, अगर सितारों का हाल है तो हम सितारों का हाल जानना चाहेंगे। कन्नान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कन्नान। कन्नान से बारिश का पूछने पर। हेलो कन्नान, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हेलो कन्नान, कोई ऑडियो का ग्लिच है आई थिंक। दोबारा कनेक्ट करते हैं आपको। आप जरा कन्नान से जो है वो बात करें। कन्नान, आपने अपना माइक ऑन नहीं किया हुआ है, हमें पता चला है। कन्नान, क्या कर रहे हैं आप? आज लग रहा है आपके नंबर जो हैं उन्होंने कहा है कि माइक बंद रहेगा। हेलो, मेरी आवाज सुनो, मुझे आवाज तो दो। चलें जी, वायरल आ जाएगा। एक और वायरल वीडियो है जो कि आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। एक मोहम्मद खातून की दरिया में छलांग लगाने की वीडियो है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। दिखाइए, ये आप देख सकते हैं, खातून ने दरिया में और बचाने की कोशिश की है, शलवार कमीज में। जी जी, ये इस वक्त रेस्क्यू मिशन चल रहा है। अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन्होंने रेस्क्यू की कोशिश की है। और आई थिंक ये हमारे पड़ोसी मुल्क के मनाज़िर हैं। ओके, और यकीनन ये गांव देहात के जो लोग होते हैं फ़हीम, इनको बड़ी स्विमिंग आती है। ये नहर में आप जानते हैं कि बचपन से वक्त गुजारते हैं, कपड़े भी कभी यहीं धोते हैं, नहाते भी यहीं हैं, तो इनके लिए स्विमिंग प्रोफेशनल स्विमर्स होते हैं। अंडर करंट को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। आप लाहौर के कनाल में देख लें, लाहौर में देख लें, लाहौर कनाल रोड पे। हाँ, अगर आप देखें तो वो गर्मियों में भरी हुई होती है वो कनाल, और बड़ा बहुत तेज फ्लो होता है। करंट जो होता है इसमें, वाटर करंट बहुत तेज होता है। अभी आपको बलूचिस्तान के मनाज़िर हम दिखा तो रहे थे जहां पे पानी जो रेला जा रहा था और बीच में स्विमिंग चल रही थी। फ्लड में भी स्विमिंग कर लेते हैं। फ्लड में भी स्विमिंग कर लेते हैं। आपको याद होगा पिछले साल की बारिशें कराची में जो हुई थी, वहां एक सेकंड फ्लोर की इमारत से जो है एक साहब बार बार छलांगे लगा रहे थे। जी जी जी, जिनकी व्हाइट कलर की बनियान बहुत हाईलाइट थी। हमारे मुल्क में बंजी जंपिंग जैसी सहूलतें है नहीं, तो लोग कहते हैं यार छलांग लगानी है, ऊपर से गिरना है, नीचे से ऊपर जाना, कैसे करें? तो कहते हैं भाई कोई रास्ता ढूंढो और छलांग लगा दो, बस ऐसा ही। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में बंजी जंपिंग की सहूलत नहीं है, क्योंकि अगर वो होती तो बहुत बड़ा रिस्क था उस पर बैठना। मैं 100 बार सोचता। कनान, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, स्पेशली कराची के लोग, ये कराची की बारिशों पे अभी हमने मेट के जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं उनसे भी बात की थी, सरफराज साहब से, कि कराची में बारिश का क्या सिलसिला होने जा रहा है। भाई आपके नंबर्स के मुताबिक क्या हो रहा है? फ़हीम साहब, देखिए 2022 की जब मैंने प्रेडिक्शन दी थी तो साल के आगाज में ही मैंने ये पेशगोई की थी कि ये जो 2022 को अगर हम जमा करते हैं तो 2 जमा 0 जमा 2 जमा 2 को जमा करने से 6 का आदद आता है, जो कि वीनस का है, और वीनस एक वाटर साइन है। और मैंने ये भी बताया था कि नंबर 2 इसमें 3 दफा आ रहा है, जो कि मून का रूलिंग नंबर है, तो मून डोमिनेट करेगा इस साल में। और मून का जो रूलिंग मंथ आता है कैंसेरियन ज़ोडिक साइन की हम बात करें तो वो जुलाई का महीना है। तो ये साल के आगाज में मैंने सारी लॉजिकल प्रेडिक्शन दी थी कि इस महीने में बारिशें ज्यादा होंगी। एक तो वाटर साइन बनता है इस साल का, और दूसरा मून इसमें 3 दफा आ रहा है, और मून का डोमिनेटिंग मंथ जो है जुलाई। जबरदस्त कनान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल भी आपसे मजीद डिटेल में बात होगी। नाजरीन, फिलहाल वक्त हुआ है आपसे आज विदा लेने का। मुझे और तलहा को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल आपसे सुबह 9 बजे दोबारा मुलाकात होगी दुनिया बोल है में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।